नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम विष्णु खरे की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है एक कम। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। परिणाम ये हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है और कुछ ना करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही इस कविता का संदेश है। आइए हम पढ़ते हैं विष्णु खरे जी की कविता एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो जैसा हमने परिचय में देखा है कि कवि ने 1947 के बाद भारतीय समाज में जो मोह भंग की स्थिति पैदा हुई उसका यहाँ चित्रण किया है। 1947 में एक लंबे संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, शहादतें दी थी, बलिदान दिए थे। सबके मन में एक स्वर्णिम भारत का स्वप्न था। लेकिन 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो स्वप्न थे अच्छे भारत के, स्वर्णिम भारत के, वे सारे स्वप्न ध्वस्त हो गए। जितने भी मूल्य थे, जो भी सिद्धांत थे, सब ध्वस्त हुए। जो भी मूल्य और सिद्धांतों पर अड़ा रहा वह निर्धन होता चला गया, कंगाल होता चला गया। और जिस व्यक्ति ने इन सिद्धांतों को छोड़ा, ईमानदारी को छोड़ा, बेईमानी का मार्ग अपनाया, वह माला माल होता चला गया। यही इस देश की स्थिति है जो आज़ादी के बाद लोगों के सामने आई। तो कवि कहते हैं कि 1947 में जैसे ही हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो उसके बाद इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है। हमने देखा बहुत सारे लोगों ने कई तरीके अपनाए और अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया, माला माल बना लिया और प्रगतिशील बना लिया। कहने का भाव ये है कि बहुत सारे लोगों ने तरक्की की, बहुत सारे लोगों ने अमीरी हासिल की, संपन्नता उनके जीवन में आ गई और अपनी ज़रूरतें पूरे करने की क्षमता उनमें पैदा हुई। लेकिन कवि का संकेत यहाँ है इतने लोगों को इतने तरीकों से। तो बहुत सारे लोग हैं और ये तरीके सारे वैध तरीके नहीं हो सकते, परिश्रम से अर्जित किए जाने वाले तरीके नहीं हो सकते। निसंदेह इसमें अवैध तरीकों की ओर संकेत है। कहने का भाव ये है कि बहुत सारे लोगों ने बेईमानी की, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, फलस्वरूप उनके पास सारे संपन्नता के साधन उन्हें उपलब्ध हो गए। अब दूसरी तरफ एक वह वर्ग है जो आज़ादी से पहले के सिद्धांतों पर चलता रहा, मूल्यों का दामन थामे रहा, ईमानदारी का पथ थामे रहा, ईमानदारी के पथ पर चलता रहा। उसकी हालत क्या हुई कि अब आगे कोई हाथ फैलाता है
25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। एक तरफ तो देश में धनिकों की बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग संपन्न हो गए। कवि को लगता है इन सब ने मूल्यों के साथ समझौता किया, ये सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर इतने माला माल हुए हैं। तो दूसरी तरफ आज जब कोई व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, तो मुझे एकदम से समझ आने लगता है कि ये व्यक्ति अवश्य ही कोई ईमानदार है। ये औरत, ये बच्चा या आदमी जो मेरे सामने 25 पैसे मांग रहा है, या एक कप चाय के लिए पैसे मांग रहा है, या 2 रोटियों के लिए हाथ फैला रहा है, तो ये अवश्य ही ईमानदार रहा होगा। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि ये व्यक्ति, हाथ फैलाने वाला व्यक्ति जो है, ईमानदार है? क्योंकि उसे लगता है अगर इस व्यक्ति ने भी मूल्यों से समझौता किया होता, इस व्यक्ति ने भी भ्रष्टाचार का दामन थामा होता, तो आज ये भी माला माल होता, इसके पास भी बहुत पैसा होता, ये भी धनिकों की श्रेणी में होता, और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाथ फैलाने वाला ना होता। तो ये एक बहुत ऐसी स्थिति की ओर संकेत है जिसमें ईमानदार लोगों की हालत खस्ता हुई और बेईमान लोगों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हो गया। तो आज़ादी तो सही मायने में इन लोगों ने प्राप्त की है जिन्होंने मनमाने तरीके से, भ्रष्टाचार आदि के तरीके से खूब उन्नति कर ली, खूब संपन्नता हासिल कर दी, और ईमानदारी तो घुटने टेक रही है। ईमानदार को तो 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। तो यही है मोह भंग की स्थिति। ऐसे भारत की कल्पना नहीं की गई थी, ऐसे स्वर्णिम भारत की कल्पना नहीं की गई थी जो हम आज देख रहे हैं। जो सोचा था उसके विपरीत हो रहा है। यहाँ कोई समानता नहीं है। एक अमीर गरीब की बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। ईमानदार को हे दृष्टि से देखा जा रहा है, जबकि बेईमान भ्रष्टाचारी व्यक्ति समाज में सम्मान भी प्राप्त कर रहा है, सारी सुख सुविधाएं भी भोग रहा है। ऐसे भारत की कल्पना तो हमारे सेनानियों ने नहीं की थी। अब आगे दूसरा पद्यांश देखते हैं। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा या परेशानी पर, गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब इस पद्यांश का 2 स्तर पर अर्थ निकलता है, लेकिन जैसा अर्थ हमने इस पाठ्य पुस्तक के परिचय में दिया गया है, हम उसी तरह से इसका अर्थ लेते हैं। कवि अपना दायित्व बोध नहीं निभा पा रहा है। जब समाज में कोई समस्या विकराल रूप धारण करती है, समाज में कोई वर्ग जब दबा कुचला बनता है, तो साहित्यकार का दायित्व होता है कि उसके हक की बात करे, उसे न्याय दिलाए और समाज में सुधार लेकर आए। लेकिन कवि को लगता है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है, इसलिए वो स्वीकार करता है कि मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ। कवि कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा, तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ, कंगाल, या कहिए मेरे पास तुम्हारी सहायता के लिए कुछ भी नहीं है। या मैं भला चंगा हूँ, या कह लीजिए मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ और कामचोर।
या फिर मैं अपने काम से जी चुरा रहा हूँ, मैं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ। और इस तरह से तुम मुझे धोखेबाज भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि साहित्यकार होने के नाते मुझे आपको न्याय दिलाना चाहिए था, मुझे आपको इस स्थिति में उभारना चाहिए था, इसमें से निकालना चाहिए था। लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं तो तुम कह सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं धोखेबाज हूं। आप मेरी सोच पर संकोच कर सकते हैं, लज्जित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, मुझ पर गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। क्योंकि तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, निराकांक्षी। कवि कहता है कि मैंने अपने आप को बिल्कुल नंगा कर लिया है। नंगा करने का कहने का भाव ये है कि मेरे मन में जो चल रहा है, जो मेरी सच्चाई है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। और सच्चाई क्या है कि मैं इस व्यवस्था से आपको बाहर निकालने में असमर्थ हूं। निर्लज, आप मेरे इस कृत्य के लिए मुझे निर्लज कह सकते हो, निराकांक्षी कह सकते हो, यानी किसी भी तरह की कोई भी इच्छा ना करने वाले को निराकांक्षी कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सहानुभूति अवश्य रखता हूं। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मुझे तुम्हें इस अव्यवस्था से निकालना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए लज्जित तो हूं ही। पर मैं एक काम कर रहा हूं, और वो ये है कि मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। होड़ होती है प्रतियोगिता, संघर्ष। मैं अपने आप को हर तरह के संघर्ष से अलग कर रहा हूं। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। इस संघर्ष में ना मैं आपका विरोध करूंगा, ना मैं आपके साथ प्रतिद्वंदिता रखूंगा, ना ही मैं आपके साथ हिस्सेदार बनूंगा। आप चाहे मुझे कुछ दें या ना दें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दे सकता हूं, और वह ये है कि मैं आपके रास्ते से हट रहा हूं। इस तरह से तुम अपने संघर्ष में जितने लोगों का सामना करोगे, मेरे रूप में कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कहने का भाव ये है कि मुझे तुम अपने रास्ते में न पाकर एक बाधा से तो निश्चिंत हो सकते हो। तो ये कवि के अपने अर्थ में ये पद्यांश जो है वो उसका भाव निकल रहा है। और अगर इसका दूसरा अर्थ अगर देखना चाहें तो हम चलते चलते उसको भी देख लेते हैं कि ये जो ईमानदार आदमी अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, वह लाचार है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा, वो इतना कंगाल है कि 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा। आप उसको ये कह सकते हो कि तुम स्वस्थ हो, भले चंगे हो, लेकिन तुम काम नहीं करना चाहते, तुम धोखेबाज हो। तुम चाहे मुझ पर संकोच करो, लज्जा करो, परेशानी करो, तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ, लेकिन मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेरी सच्चाई यही है कि मैं 2 वक्त की रोटी अपने लिए नहीं जुटा पाता। आप मुझे निर्लज्ज कहें, चाहे निराकांक्षी कहें, लेकिन वो आगे हाथ फैलाने वाला व्यक्ति जो है वो इस पूंजीवाद के सामने, इस एक संपन्न लोगों के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं, मैं तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ कोई भी प्रतिद्वंद्विता नहीं कर रहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ हिस्सा नहीं बंटाना है। आप मुझे चाहे कुछ दें या ना दें, लेकिन आप कम से कम मेरे रूप में एक बाधा से तो निश्चिंत हो ही सकते हैं। तो ये चाहे आप गरीब व्यक्ति के अर्थ में ले लीजिए, लेकिन पाठ्य पुस्तक के हिसाब से ये दूसरा पद्यांश जो है वो कवि के अपने बारे में है, जो उसकी अकर्मण्यता के बोध को बताता है। एक तरफ तो कवि जो है वो ऐसे ईमानदार लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी लाचारी भी दिखाता है, असमर्थता भी दिखाता है कि वह उनकी सहायता नहीं कर पा रहा, लेकिन सहानुभूति रखते हुए वह रास्ते से अलग हट जाता है और उनको एक सुविधा देता है कि आपको जिन लोगों के साथ संघर्ष करना है
कम से कम मैं जब हट जाऊंगा तो मेरे रूप में आपको एक बाधा अपने पथ पर कम मिलेगी। तो ये है एक कविता जिसमें कवि ने 1947 के बाद या आज़ादी की प्राप्ति के बाद देश में जो मोहभंग की स्थिति हुई है, आई है, उसका चित्रण किया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले भाव तो हमें यही मिलता है कि आज़ादी के बाद देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, अवैध तरीकों से मालामाल होने वाले लोगों की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ईमानदार और सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति की हालत इतनी दयनीय हुई है कि वह ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो रहा है। अब थोड़ा सा काव्य सौंदर्य की दृष्टि से हम थोड़ा अलंकार देखते हैं। हालांकि ऐसी कविता में कोई विशेष अलंकार दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आप अनुप्रास देखना चाहे तो अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग आपको मिल जाएगा। जैसे भी हम देख रहे थे हर होड़ में ह की आवृत्ति हो रही है, इसी तरह से और भी आप कहीं अगर इसका प्रयोग हुआ है तो देख सकते हो। जैसे 25 पैसे, इसमें प की आवृत्ति हो रही है। अब हाथ फैलाना एक मुहावरा है तो आप कह सकते हो यहाँ मुहावरों का प्रयोग हुआ है या भाषा मुहावरेदार है। और भाषा की एक विशेषता कह सकते हो, भाषा खड़ी बोली है और खड़ी बोली के साथ साथ कुछ बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। ये कविता मुक्त छंद कविता है, इसमें कोई छंद नहीं है और तुकांत भी नहीं है। इसे अतुकांत कविता कह सकते हैं। अतुकांत कविता वो होती है जिसकी कोई भी पंक्ति दूसरी पंक्ति के से लय नहीं मिलाती, शब्दों के शब्दों से लय नहीं मिलते, उसे हम अतुकांत कहते हैं। तो ये थी एक कविता एक कम। मैं आशा करता हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी। एक और कविता के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।